Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. In this lecture of French Revolution, we are going to study about slavery. ठीक है, अभी तक हमने जितना कुछ भी पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन में वो सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड था, लेकिन स्लेवरी हम पहली बार पढ़ेंगे. ठीक है, स्लेवरी कहाँ से आया है? स्लेव. ठीक है, वर्ड ओरिजिन हुआ है स्लेव से, और स्लेव का मतलब होता है गुलाम. ठीक है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा ह्यूमन बीइंग जिसकी ओनरशिप किसी दूसरे व्यक्ति के पास है. ठीक है, और उस स्लेव को, उस गुलाम को दूसरे पर्सन के लिए, अपने मालिक के लिए कोई भी काम करना पड़ेगा. ठीक है, दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ स्लेव, है ना. अब स्लेव का जो कंसेप्ट है ये शुरू कहाँ से होगा? जब सोसाइटी में रहने वाला एक सेक्शन अपने आप को दूसरे लोगों से सुपीरियर समझे. ठीक है, स्लेवरी का कंसेप्ट लेकर आए थे ब्रिटिशर्स, है ना, या हम सीधी भाषा में कह दे तो यूरोपियंस. ठीक है, और स्लेवरी किस बेसिस पर लेकर आए थे? ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर. ठीक है, और इनको इकोनॉमिक प्रॉफिट्स भी थे. किस तरीके से? ब्रिटिशर्स या जो यूरोपियंस थे, इनका जो स्किन टोन है इट इज फेयर. ठीक है, और ऐसे लोग जो इनसे डार्कर स्किन टोन के थे, ठीक है, जनरली जो अफ्रीकन्स थे, है ना, जैसे हम इंडियंस हैं, हम ट्रॉपिकल एरियाज में रहने वाले जो लोग हैं, हमारा जो स्किन टोन है वो तो भी नॉर्मल है, लेकिन जो अफ्रीका में लोग रहने वाले हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के कारण उनकी स्किन में मेलेनिन नाम का जो सब्सटेंस होता है, ठीक है, वो उनकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उतने टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्किन टोन है उसको डार्क करता है. ठीक है, तो उनका स्किन टोन डार्कर है और यूरोपियंस का स्किन टोन फेयर है. तो इस बेसिस पर जो यूरोपियंस हैं ये अपने आप को समझने लगते सुपीरियर, और अफ्रीकन्स को इतना ज़्यादा सप्रेस किया जाता है कि वो खुद को ही इन्फीरियर समझने लगते हैं यूरोपियंस से. ठीक है, अब एक सेक्शन अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है और दूसरा सेक्शन को इन्फीरियर फील कराया जा रहा है, इस हद तक कि वो खुद को ही इन्फीरियर मानने लगा है. ठीक है, तो यहाँ पर शुरू हो जाती है स्लेवरी. ठीक है, और जिसको हम कहेंगे स्लेव सिस्टम. अब ये स्लेव सिस्टम का फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या लेना देना है ये देखेंगे हम इस लेक्चर में. ठीक है, देखो 17वीं सेंचुरी में क्या होता है? स्लेव ट्रेड बहुत ही तेजी से फैलता है. कभी? 17वीं सेंचुरी में. ठीक है, और क्या मोटिव क्या है स्लेव ट्रेड का? टू वर्क एज प्लांटेशन वर्कर्स. प्लांटेशन का मतलब क्या है कि जब हम एक ही क्रॉप की खेती करते हैं एक बहुत बड़े फील्ड में या बहुत बड़े एरिया में, उसको बोलेंगे प्लांटेशन. ठीक है, जैसे टी, कॉफी, इंडिगो, शुगर केन. ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्लांटेशन. अब प्लांटेशन में काम करने वाले जो वर्कर्स थे उनकी बहुत कमी हो रही थी, उनकी कमी होती है, और यूरोपियंस जो है वो उस काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, दे वर रिलक्टेंट. तो उसकी जगह पर क्या रास्ता निकालते हैं कि हम दूसरी कंट्रीज से लेकर आएंगे स्लेव्स. ठीक है, स्लेव्स हैं, इनको हम खुद से इंफीरियर समझ रहे हैं, तो इनको एक्सप्लॉइट भी करना ईजी होगा. ठीक है, एक्सप्लॉइट करना कैसे ईजी होगा? इनकी वर्किंग कंडीशंस ठीक नहीं होंगी, इनको वेजेस ज़्यादा नहीं देंगे, इनसे जितना काम चाहे, मतलब जितने वर्किंग आवर्स चाहे उतना काम करा सकते हैं. सो दैट्स व्हाई स्लेव्स वर बीइंग यूज्ड. यहाँ पर क्या होता है? एक ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड बनता है. ठीक है, कैसा स्लेव ट्रेड बनेगा? ट्राइंगुलर. कौन सी कंट्रीज के बीच में? यूरोप. अब यूरोप कॉन्टिनेंट है, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो स्लेव ट्रेड में इन्वॉल्व थी. ठीक है, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका. ठीक है, इसको इस तरीके से देख लेते हैं, है ना, जैसे यहाँ पर यूरोप है और नीचे ही कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका. तो स्लेव ट्रेड किस तरीके से होता था? यूरोपियन कंट्रीज अपने पोर्ट्स से शिप लेकर निकलती थी. ठीक है, कहाँ जाने के लिए? अफ्रीका जाने के लिए. अफ्रीका के कोस्ट पर पहुंचते थे और वहां पर अफ्रीका के कुछ मर्चेंट्स जो कि स्लेव ट्रेड ही कर रहे हैं, मतलब कि इंसानों को ही स्लेव बनाकर बेच रहे हैं, किसको? यूरोपियंस को. ठीक है, उन स्लेव मर्चेंट से स्लेव्स को खरीदते थे, फिर उस स्लेव्स के साथ शिप, मतलब स्लेव्स को शिप में बिठाकर कहाँ छोड़कर आते थे? अमेरिका के कैरिबियन आइलैंड्स. ठीक है, क्यों कैरेबियन क्यों छोड़ के आते थे? क्योंकि कैरेबियन में प्लांटेशन वर्क बहुत अच्छा होता था. ठीक है, लेकिन क्योंकि ये दूर था, है ना, इसलिए यहाँ से जो यूरोपियंस हैं
यहीं से एम्प्लॉयज यहाँ नहीं जाना चाहते थे, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, यूरोपियंस को ये एक ट्रायंगुलर जो स्लेव ट्रेड है उसको अपनाना पड़ता है। ये पहले अफ्रीका जाते हैं, वहां से स्लेव्स को खरीदते हैं, उनको लेकर कैरेबियन जाते हैं, वहां पर उनको बेच देते हैं, ठीक है। प्लांटेशन ओनर्स जो होते हैं उनको बेच देते हैं, फिर वो उनसे काम कराते हैं और ये वापस यहाँ से जो सामान प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, टोबैको, शुगर, इंडिगो, कॉफी, ये सब कुछ फिर बाकी कंट्रीज में सेल होने के लिए आता था, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली जो एक्सप्लॉयटेशन है वो किसका हो रहा है, स्लेव्स का, ठीक है। कॉलोनीज इन कैरेबियन, मार्टिनिक, ग्वाडेलूप एंड सैन डोमिंगो, ये क्या है, कॉलोनीज हैं कैरेबियन में जहां पर प्लांटेशन वर्क होता है, ठीक है। और प्लांटेशन में क्या होता है कि कंडीशंस थोड़ी सी हार्श हो जाती हैं वर्कर्स के लिए, तो स्लेव से ये काम करवाया जाता है। देन यूरोपियंस वर रिलक्टेंट टू गो देयर, दिस क्रिएट्स द शॉर्टेज ऑफ लेबर इन द प्लांटेशंस। यहाँ पर जो लेबर की शॉर्टेज होती है इसको यूरोपियंस पूरा नहीं करते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंफीरियर सुपीरियर वाला कंसेप्ट नहीं लग पाता, ठीक है। दैट्स व्हाई क्या कोशिश करते हैं कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से हम स्लेव्स को खरीदें और कैरेबियन में उनको एज अ प्लांटेशन वर्कर छोड़कर आ जाए। फाइन। फ्रेंच मर्चेंट, देखो यही कंसेप्ट जो मैंने आपको ट्रायंगुलर समझाया वो यहाँ पर लिखा हुआ। फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम पोर्ट्स ऑफ बॉर्डेक्स एंड नांटेस, दीज आर द टू पोर्ट्स, ठीक है, to African coast or African ports, then they will bought slaves there and took them to the Caribbean and sold to the plantation owners, ठीक है। अपने पोर्ट से निकलेंगे, अफ्रीका जाएंगे, अफ्रीका के पोर्ट्स पर जो स्लेव मर्चेंट्स हैं उनसे स्लेव्स को खरीदेंगे और फिर उनको कैरेबियन ले जाकर प्लांटेशन ओनर्स को बेच देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जब स्लेव्स की जो कंडीशन है, जब स्लेव ट्रेड की जो हार्श रियलिटी है वो लोगों को पता चलती है तो इसका बहुत क्रिटिसिज्म होता है। अब इसका क्रिटिसिज्म कौन करने वाला है, ऑब्वियस सी बात है कि जो दूसरा ग्रुप एक्सप्लॉइट हो रहा है वो इस ग्रुप के सपोर्ट में खड़ा होगा, जैसे कि फ्रांस में थर्ड एस्टेट, ठीक है। वो क्या करते हैं, स्लेव ट्रेड को क्रिटिसाइज करते हैं कि ये चीज गलत है ना। क्यों गलत है, क्योंकि एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन का गुलाम बनाना, दूसरे ह्यूमन का स्लेव बनाना इज रॉन्ग। वहां पर आप राइट्स तो छोड़ो, आप उसको एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर भी उसके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस इन 18th सेंचुरी, ठीक है। नेशनल असेंबली हेल्ड डिबेट्स। अब नेशनल असेंबली क्या है, ठीक है, जब हम थर्ड एस्टेट के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि थर्ड एस्टेट जब एस्टेट जनरल की मीटिंग में जाते हैं और उनसे बोलते हैं, लुइस 16 से बोलते हैं कि हर एस्टेट को एक वोट देने की जगह आपको हर एक इंडिविजुअल को एक वोट देना चाहिए और फिर उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। तो लुइस 16 ही कंप्लीटली डिनाइज द रिक्वेस्ट और थर्ड एस्टेट जो होता है ना, जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं थर्ड एस्टेट के, दे वॉकड आउट ऑफ द एस्टेट जनरल एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट। और बाहर जाकर वो क्या करते हैं, अपने ग्रुप को एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं और मोटिव क्या रखते हैं कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जिससे लुइस 16 या जो भी किंग बनेगा उसकी पावर को हम लिमिट कर सकते हैं, उसकी पावर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो नेशनल असेंबली जो है वो भी पॉलिटिकल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो रही है और वो क्या करती है, डिबेट्स रखती है, ठीक है। राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल द फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन कॉलोनीज, ठीक है। मतलब कि जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स जो हैं वो कहाँ तक पहुँचने चाहिए, हर इंडिविजुअल तक पहुँचने चाहिए, इवन दोज हु आर लिविंग इन दी कॉलोनीज, है ना। फ्रांस की जो कॉलोनीज है दूसरी कंट्रीज में, ठीक है, जो अदर यूरोपियन कॉलोनीज है वहां पर भी रहने वाले ह्यूमंस को राइट्स मिलने चाहिए। नेशनल असेंबली केवल डिबेट्स रखती है, डिस्कस करती है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लेती, कोई भी लॉ पास नहीं करती स्लेव ट्रेड को लेकर। और उसका कारण क्या था, नेशनल असेंबली को जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिल रहे थे, ठीक है, वो कहाँ से मिल रहे थे, बिजनेसमैन से, है ना। और बिजनेसमैन का फायदा किस में था, स्लेव ट्रेड में। बिजनेसमैन की जो इनकम थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी, स्लेव ट्रेड पे। तो अगर नेशनल असेंबली कोई भी लॉ बना देती है स्लेव ट्रेड के अगेंस्ट, तो बिजनेसमैन यहाँ से क्या करेंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कम कर सकते हैं। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कम कर देंगे तो अभी जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस नेशनल असेंबली की बनी है वो डिग्रेड होने लगेगी। इस डर से क्या होता है, नेशनल असेंबली कोई भी लॉ पास नहीं करती,
देन 1794, फाइनली 1794 में क्या होता है कि जो कन्वेंशन होता है ना, वो क्या करता है, एक लॉ पास करता है कि फ्रेंच पोजेशन यानी होता है फ्रेंच की जितनी, मतलब ऐसी जगह जहां जिनकी ओनरशिप किसके पास है, फ्रेंच के पास है, फ्रेंच कंट्री के पास है, ठीक है, उन सारी जगह पर स्लेव ट्रेड को बैन किया जाएगा। कब? 1794। कन्वेंशन लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच पोजेशंस ओवरसीज, मतलब कि फ्रांस के अलावा जिन जगहों पर फ्रांस की ओनरशिप है किसी भी टेरिटरी पर, वो होंगे फ्रेंच पोजेशंस, ठीक है, उन सारी जगह पर स्लेव ट्रेड जो है उसको बैन किया जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ आप ये समझ रहे होंगे कि स्लेवरी का एंड हो गया, ठीक है, स्लेवरी का एंड है लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10 सालों के लिए, ठीक है, ओनली फॉर 10 ईयर्स। वाई? बिकॉज 10 ईयर्स लेटर जब नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं तो दोबारा से स्लेवरी शुरू कर देते हैं, ठीक है। हमने देखा था नेपोलियन बोनापार्ट वॉज अ मिलिट्री डिक्टेटर, ठीक है। अब डिक्टेटर है तो सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हैं, है ना, द पावर लाइज इन ओनली वन हैंड। तो जब वो अपनी मनमानी कर रहा है तो वो ना नेशनल असेंबली की सुनने वाला है ना किसी और की, ठीक है। तो इन सबकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है और नेपोलियन दोबारा से रीइंट्रोड्यूस कर देता है स्लेवरी को, ठीक है, 1848 में, ठीक है। 1848 में फाइनली जो स्लेवरी है वो अबॉलिश की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो प्रोसीजर देखा कि किस तरीके से स्लेव ट्रेड शुरू होता है, उसका कारण क्या होता है ना, किन को फायदा और किन को नुकसान होता है, और किस तरीके से स्लेवरी को एंड किया जाता है, इन सब के बीच में ये देखना जरूरी है कि स्लेव्स जो थे, है ना, ऐसे लोग जिनको स्लेव्स बनाया जा रहा था उनको बहुत हद तक इकोनॉमिकली, सोशली एज वेल एज मेंटली बहुत एक्सप्लॉइट किया गया, ठीक है, जिससे उभरने में उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। और उसका रीज़न क्या था कि मेन रीज़न ये नहीं था कि यूरोपियंस उनको इन्फीरियर समझते थे, ठीक है, बड़ा कारण क्या था कि वो खुद अपने आप को इन्फीरियर समझने लगे थे ब्रिटिशर्स से, ठीक है। दैट्स वाई उनका एक्सप्लॉइटेशन जब हो रहा था तो वो उसको होने दे रहे थे। फाइन, सो दिस इज हाउ स्लेवरी एंड इन दी फ्रांस। यहाँ पर खत्म होता है स्लेवरी का टॉपिक। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कंक्लूड अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी खत्म किस तरीके से हुई, किसने खत्म की, और नेपोलियन बोनापार्ट किस तरीके से हटेंगे। सो आई होप I made it clear to you, and if you have any doubt regarding slavery or any other topic of French Revolution, do ask me in the comment section, and don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you.